बेटे हम आज एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। ग्रुप 2 में पेपर नंबर 8 में एफएम के साथ इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है, वो हम आज उसकी क्लास 1 करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। पेपर 8 में पार्ट बी है ये। ये 40 मार्क्स का आएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 होता है एफएम के पेपर में, वो कंपलसरी होगा और उसके कुछ पार्ट्स होंगे, ए बी सी डी ऐसे करके, और ये 10 नंबर का होगा। इकोनॉमिक्स में कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर से 4 नंबर से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हुआ तो 4 नंबर, 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते। और क्वेश्चन नंबर 8 में 9 और 10 11 ये 4 क्वेश्चन होंगे, एनी 3 आपको करने होंगे और 10 मार्क्स ईच होगा, तो 30 नंबर का ये होगा। एमसीक्यू कोई नहीं आता इसमें, डिस्क्रिप्टिव पेपर है 40 नंबर का। क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 40 में से, ये मान लीजिए 18 नंबर के आसपास के न्यूमेरिकल आते हैं, जो शुरू के 15-20 मिनट में आप कर सकते हो अगर सही प्रैक्टिस आपकी है। आपके आईसीआई के मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ के जाइए और पास एग्जाम के सारे क्वेश्चन कर लीजिए। घड़ी देखकर 15 मिनट में क्वेश्चन कर दोगे आप, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। 2 तरह के टाइप्स आते हैं क्वेश्चन के। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आता है एक तो, और एक आती है थ्योरी। ये आता है 10 से 15 नंबर का, 10 to 15 मार्क्स, और एकदम इजी होता है भाई ये। और थ्योरी होती है 25 से 30 नंबर की, ये वेरी इजी होती है एकदम बढ़िया से। और सारे क्वेश्चन 2 नंबर या फिर 3 नंबर के आते हैं मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन। और आंसर जो देना है पैरे में नहीं देना है, लैंग्वेज जो देनी है आपको थ्योरी के क्वेश्चन पॉइंट वाइज। इन क्वेश्चन में जो लैंग्वेज का यूज़ आपको करना है आंसर देने के लिए, वो लैंग्वेज आपको पॉइंट वाइज रखनी है। नंबर ऑफ क्लासेस लगेंगी 45 आवर्स, 45 घंटे की क्लासेस। हम मान के चलते हैं 22 क्लास तो लग जाएंगी, ये मिनिमम है, 2-4 ऊपर नीचे हो सकती हैं क्लास। हम रिटर्न में नोट्स बनाएंगे और जो हमारा नॉलेज का सोर्स है वो एक ही होगा, वो है आईसीआई का स्टडी मटेरियल। हम इससे क्लास को करेंगे और पास एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस करेंगे। आरटीपी एमटीपी ये भी हम समय समय पर क्लास में करते रहेंगे। फिलहाल हम आज का चैप्टर स्टार्ट करने जाने से पहले छोटा सा जो हमारा कोर्स है उसका इंट्रो लेते हैं। सेकंड पेज पर लिखना आप इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। हमारे इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में टोटल 4 चैप्टर हैं दोस्तों। चैप्टर 4 हैं और यूनिट हैं 14। अगर इनकी बात करें तो 14 चैप्टर ही समझिए आप इनको, और अच्छी लेंथ है। यूनिट 1 यह है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ
नेशनल इनकम, इसको आप परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कह सकते हैं। किसी इकोनॉमी की क्या परफॉर्मेंस है वो हमारी नेशनल इनकम बताती है, तो हम इसको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कह सकते हैं। इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करना। मैं यूनिट गलत लिख रहा हूँ, चैप्टर लिखना है। ये चैप्टर 1 और ये चैप्टर 2। इसमें हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी देखनी है कि गवर्नमेंट नेशनल इनकम का बढ़ाने के लिए क्या पॉलिसी ला रही है। पॉलिसी का मतलब डिज़ाइन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के बाद वो देखती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकती है। इसको हमारे यहाँ कोर्स में इस नाम से बुलाया जाएगा, इस टॉपिक को पब्लिक फाइनेंस के नाम से। चैप्टर नंबर 3 है मॉनेटरी पॉलिसी। डिज़ाइन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? ये हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑल्दो इसमें गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होता है, बट आरबीआई पब्लिक के सामने ये रखती है। इसको हमारे यहाँ बोला जाएगा मनी मार्केट। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस और मनी मार्केट। सेकंड चैप्टर को आप बोल सकते हैं फिस्कल पॉलिसी और थर्ड चैप्टर को बोल सकते हैं आप मॉनेटरी पॉलिसी। और चैप्टर नंबर 4 है, ये तो हो गई देश में आर्थिक सुधार। देश के अलावा हमें विदेशों से भी मदद चाहिए होती है ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें, इसलिए चैप्टर नंबर 4 में इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात की गई है। ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसके अंदर 5 यूनिट हैं। उन 5 में से 2 यूनिट ऐसे हैं जो प्योर थियोरेटिकली हैं, उनका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं बनवाऊंगा, क्लास में पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, क्लास में उसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, एक ही क्लास में वो दोनों यूनिट्स मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, 2 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि उसमें हिस्ट्री है बेटा, WTO कब बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में प्रेसिडेंट क्या होता है, रैंक बताई गई हैं। ठीक है ना, इन सब के बारे में बात है। ठीक है, एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए बाकी मैं सब लिखवाऊंगा आपको। क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, बिना क्वेश्चन आंसर किए किसी भी सब्जेक्ट को समझना इजी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जैसे नेशनल इनकम है इसमें SLR आएगा, CRR आएगा, रेपो आएगा, रिवर्स रेपो। जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा उस दिन हो सके तो उससे एक दिन पहले, जो इतना भी ना कर सकें उसके अगले दिन आप अच्छे से इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़पेपर से गूगल पे जाके देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम का न्यूज़पेपर, और रेपो, रिवर्स रेपो, CRR, SLR क्या हैं ये आपको एकदम क्लियर मालूम होना चाहिए। कोई कभी भी पूछ ले तो आपको ये नहीं कि मैं बुक में से देख के बताऊंगा, और हमेशा आपको अपने आप को अपडेट रखना है कि आपके देश की पर कैपिटा इनकम क्या है, इस समय GDP क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, ये सब आपको अपडेट रखना है। बिल्कुल भी इसमें ज़रा सी भी लापरवाही किसी भी स्टूडेंट को नहीं दिखानी है। तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का यूनिट 1। चैप्टर 1 में 2 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 1 में नेशनल इनकम है और यूनिट 2 में केनीशियन थ्योरी, जिसको हम केनेजियन थ्योरी भी बोल देते हैं। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम आपने +2 के लेवल पर भी पढ़ा होगा, तो आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा
कि हम वो पढ़ लिया है तो हम खुद कर लेंगे, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर जल्दी टाइम में आपका टॉपिक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही कर पाएंगे आप अगर खुद से कर सकते हैं तो। हम इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम में। कॉन्सेप्ट नंबर 1, एक वर्ड आएगा बार बार, नेशनल, जैसा कि नेशनल इनकम में भी नेशनल आ रहा है, वर्सेस डोमेस्टिक, वर्सेस डोमेस्टिक। बेटा साथ देते रहे सभी लोग मेरा। नेशनल जो वर्ड है ये रेसिडेंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? रेसिडेंट के बारे में। और डोमेस्टिक जो वर्ड है ये लोकेशन के बारे में बात करता है। आइए इस बात को हम समझेंगे, मैंने क्या बताया, क्या मतलब है। मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझेंगे और आपको समझ में आएगा भी। देखिए बच्चों, यहाँ देखिए सामने सब लोग, यहाँ मैं ए बी सी और डी 4 पॉइंट इन 2 ट्राइंगल्स में प्लॉट करता हूँ। सुनना बेटा, इस ट्राइंगल पे मैं इंडिया लिखता हूँ और इस ट्राइंगल पे मैं लिखता हूँ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अगर एरिया के हिसाब से भी देखें तो बाकी की दुनिया इंडिया के कंपैरिजन में बड़ी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। यहाँ जो बी है, ये बी, ये फॉरेनर्स है। ये कौन है? फॉरेनर्स हैं। और यहाँ ये जो सी हैं ये इंडियंस हैं। आप बताइए हमारे देश में बहुत सारे विदेशी नागरिक काम करते हैं या नहीं? एक नागरिक का तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, अक्षय कुमार। ये एक विदेशी नागरिक है, कैनेडियन नागरिक है। भारतीय मूल के निवासी हैं अक्षय कुमार, मगर हैं कैनेडियन नागरिक। ठीक है, ये बताइए इंडिया में रहकर खूब पैसा कमाते हैं या नहीं? और हमारे देश के बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो विदेशों में रहते हैं और वहां पैसा कमाते हैं। सुनना बेटा, इनकम ऑफ इंडियंस, वर्ड देखो मैंने क्या लिखा है, इंडियंस, इंडिया नहीं, इंडियंस की इनकम। आप इन 2 ट्राइंगल में देख के बताइए इंडियन की इनकम कौन कौन सी है। नाम बताइए उन पॉइंट्स के कौन कौन सी है। बताइए क्या ये इंडियन की इनकम है या नहीं? ए, तो मैं यहां लिख दूं ए। बताइए क्या ये बी इंडियन की इनकम है? इंडियंस की नहीं है। फॉरेनर्स इंडिया में है, इंडियंस की नहीं है। इंडियन की इनकम कौन सी है? तो ए और प्लस सी, ये इंडियन की इनकम है। क्या ए ने इंडिया, ए वाली इनकम, पेन रोक के सुनो, ए वाली इनकम इंडियन की इनकम है? हाँ हाँ। इंडिया में अर्न हुई है? हाँ। सी वाली इनकम इंडिया में है, इंडियन की है? हाँ। इंडिया में अर्न हुई है? नहीं। तो बेटा ए प्लस सी ये आपकी लोकेशन को नहीं बता रहा है, ये आपके रेसिडेंट को बता रहा है। और जो चीज आपकी रेसिडेंट को बताएगा वो कहलाएगा नेशनल। तो नेशनल इनकम में हम जो इंडियंस की इनकम है वो इनकम लेते हैं, चाहे उन्होंने दुनिया में कहीं पर भी वो इनकम अर्न की हो। ए क्या है बेटा इसमें? इनकम ऑफ इंडियंस, इंडियंस की इनकम कहां पर? इंडिया में। और सी क्या है? इनकम ऑफ इंडियन, इंडियंस की इनकम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। इंडिया, भारतवासी, भारत के लोग, हम और आप दुनिया में कहीं भी पैसा कमाएं वो हमारी नेशनल इनकम है, क्योंकि नेशनल इनकम लोकेशन को नहीं रेसिडेंट को शो करती है। और बताइए ए इंडियन रेसिडेंट हैं या नहीं? हाँ। सी भारत के निवासी हैं या नहीं? हाँ। ए ने इंडिया में पैसा कमाया और सी ने इंडिया के बाहर, फिर भी हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होगा।
क्या ये बात समझ में आई है? नहीं तो कोई पूछ ले इंडियन इनकम ऑफ इंडियंस का क्या मतलब है, कहना इनकम ऑफ रेसिडेंट। इसको देसी भाषा में लिखना इंडिया वालों की इनकम। किसकी इनकम? इंडिया वालों की इनकम। इंडिया की इनकम नहीं, इंडिया वालों की इनकम। बोलो बेटा। दूसरा लिखते हैं हम, यहां लिखते हैं इनकम ऑफ इंडिया। इनकम ऑफ, आप बताइए इनकम ऑफ इंडिया में कौन सी इनकम लूं? क्या ए, बताना बेटा, क्या ए इंडिया की इनकम है या नहीं? इंडिया की, भारत की, भारतवासियों की नहीं। क्या बी इंडिया में इनकम अर्न हुई है या नहीं? तो मैं कह सकता हूं ना ए प्लस बी। क्या सी और डी ने पैसा इंडिया में कमाया है? नहीं। तो इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक। इसको क्या कहते हैं? ये जो शो करता है ये लोकेशन है, इसलिए हमने लिखा डोमेस्टिक लोकेशन को शो करता है और नेशनल रेसिडेंट को। यहां लिख देते हैं इंडिया के अंदर की इनकम। इंडिया के अंदर की इनकम, इंडिया की इनकम नहीं, इंडिया के अंदर की इनकम। ज्योग्राफी वाइज, लोकेशन वाइज, इसलिए मैंने लोकेशन, डोमेस्टिक वर्ड लोकेशन को शो करता है और नेशनल वर्ड रेसिडेंसी को शो करता है। जरा यहां देखिए बेटा, जीएफके में लिखवाता हूं। जीएफके का मतलब होगा हमारा जस्ट फॉर नॉलेज। मैं अगर ए प्लस बी में, इधर देखो बेटा, सब इधर देखो बेटा, मैं इसमें सुनना, ए प्लस बी में सी को ऐड कर दूं। सी कौन है? जो भारतीय लोगों ने बाहर पैसा कमाया है, और इसमें से बी माइनस कर दूं। अच्छा देखिए, सभी पूरी इक्वेशन में अभी तक कहीं पर भी डी का नाम नहीं आ रहा, यानी कि ए प्लस बी में सी प्लस कर दूं और बी को हटा दूं, तो ए और बी क्या है बेटा? डोमेस्टिक इनकम। और सी क्या है बेटा? उन लोग, हमारे लोगों की इनकम। हमारे लोग बेटा दूसरे देशों में क्या हैं? मजदूर हैं, एम्प्लॉय हैं, या फिर एम्प्लॉयर हैं, यही श्रेणी होगी। और एम्प्लॉय हो आप दूसरे देश में या एम्प्लॉयर हो, आपका इकोनॉमिक्स में एक नाम है और वो नाम है फैक्टर। आपको दूसरे देश में या तो डिविडेंड मिलेगा, या प्रॉफिट मिलेगा, या रेंट मिलेगा, या इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ भी मिले, आप एक फैक्टर हैं और फैक्टर को मिलने वाला पैसा फैक्टर इनकम कहलाता है। तो मैं कह दूं सी क्या है? कौन सी इनकम? ये वो फैक्टर इनकम है जो इंडियंस ने कमाई है, बाय इंडियंस। और कहां कमाई है? अब्रॉड, विदेश में, विदेशों में इन्होंने पैसा कमाया, अब्रॉड। बोलो, क्लियर है आपको मेरी बात? समझ में आ रही बात? इधर देखो, और बी कौन है बेटा? बी वो फैक्टर इनकम है जो दूसरे लोगों ने, जैसे हमारे लोगों ने बाहर पैसा कमाया है, वैसे ही हमारे देश में भी दूसरे लोगों ने पैसा कमाया है। अभी आईपीएल में बताइए, दूसरे देश के खिलाड़ी हमारे देश में पैसा कमा के नहीं जा रहे? जा रहे हैं। वो कहलाएगा फैक्टर इनकम बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। बेटा इसके नेट को, इसके नेट को, अच्छा हम ये मान के चलते हैं कि हमारे लोग बाहर पैसा ज्यादा कमाते हैं और हमारे देश में दूसरे देश के लोग कम पैसा कमाते हैं, हम ये मान के चलते हैं। इसको हम कहते हैं एक साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। शॉर्ट में याद करने के लिए NFI ए कहते हैं, शॉर्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये आपकी बन जाएगी कौन सी इनकम? NI, नेशनल इनकम। यानी कि डोमेस्टिक इनकम में
अगर नेशनल इनकम आपको चाहिए और आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम दी है तो उसमें NFIA क्या कर दें आप, ऐड कर दें। क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आ रही है? ये नेशनल इनकम, ये डोमेस्टिक इनकम और इन दोनों का एग्रीगेट या नेट NFI है। और अगर हमें क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम निकालनी हो और NI दिया हो और NFI दिया हो तो इसको इधर ले जाके माइनस कर दो। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है। बोलो हाँ। कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन, एक तरफ हम लेते हैं डोमेस्टिक, एक तरफ लेते हैं नेशनल। बताइए बेटे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है आपको, क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक है आपके पास, नेशनल पे जाना है, NFIA को क्या करना है? और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, ये करना है, NFIA को माइनस कर दो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई है। नोट कर लो, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट 1 समाप्त होता है। नेशनल इनकम को दूसरी चीज़ हमको ये जो मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आगे जाके ये मर्ज हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। पहले बताइए नेशनल डोमेस्टिक का डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहले हम छोटी छोटी टर्म समझ रहे हैं। अभी हमारा एक वर्ड आएगा ग्रॉस और नेट। ये बहुत तंग करता है बच्चों को, ग्रॉस और नेट। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको जड़ से आपको समझाऊं। ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस होता है बेटा, मैं आपके भाषा में, आसान भाषा में बता देता हूँ। वो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स या कंजम्पशन ऑफ कैपिटल एसेट्स भी बोलते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा। फ्रेश पेज पे हम लिखेंगे इसको, कॉन्सेप्ट 2, ग्रॉस वर्सेस नेट। बोलो बच्चों, बेटे बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, फैक्ट्री, समझना, फैक्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में आप जो इनकम कंप्यूट करते हो वो कैसे करते हो? जो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है, उस आउटपुट की वैल्यू में से आप माइनस कर देते हो उस आउटपुट को बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इनकम कहते हैं हम वैल्यू एडिशन को, वैल्यू एडेड। जो आपने वैल्यू ऐड की उसको आप इनकम बोलते हैं। भाई आपने 15 रुपए का एक मार्कर खरीदा या 15 रुपए का ये एक कैलकुलेटर खरीदा, आप इसे 25 रुपए में अच्छे से पैक करके फिनिश करके बेचते हैं, तो आपकी इनकम 25 रुपए नहीं है, 10 रुपए है। यानी कि आपकी इनकम आपका वैल्यू एडिशन है। ठीक है, और वैल्यू एडिशन कैसे आया? आपने आउटपुट की वैल्यू से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या कर दिया? इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है यहां पे लिखिएगा, रॉ मटेरियल which is converted, raw material which is converted into finished good। रॉ मटेरियल की वैल्यू जो किस में कन्वर्ट की जाए? फिनिश गुड में। फिनिश गुड में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में फिनिश गुड के अंदर जो पैसा खर्च होता है वो आपका कहलाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कभी भी आप डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते। अभी बात शुरू हुई है, धीरे धीरे आपको समझ में भी आएगी। इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम आगे से ये बोलेंगे बेटा, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। क्या बोलेंगे?
कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। कभी कभी हम भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इतनी बड़ी टर्म लिखने की जगह पर CCA चिकना चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख देंगे, कंजम्पशन कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। एक मैं यहाँ JFK लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जितनी भी आपकी फिजिकल कैपिटल होती है, कौन सी कैपिटल? वो है प्लांट एंड मशीनरी। ये फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है आपको। और जो फाइनेंशियल कैपिटल होती है वो है मनी। आइए हम आगे चलते हैं। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन कुछ इस प्रकार से निकला, वैल्यू एडेड, कहीं पर भी लिखा हुआ है वैल्यू एडेड, उसका मतलब होता है आउटपुट की वैल्यू माइनस इनपुट की वैल्यू। इनपुट की वैल्यू का मतलब है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और इन दोनों के डिफरेंस को, वैल्यू एडेड को आप ग्रॉस इनकम भी कह सकते हैं। ग्रॉस इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो इनपुट की वैल्यू है इसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं है। अगर इसके अंदर आप डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो इसको नेट कहा जाएगा। अब मन में क्वेश्चन ये आएगा, जब हमको नेट निकालना ही है तो सर आप इसमें डेप्रिसिएशन को क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी हमने 11वीं 12वीं से, जब से कॉमर्स स्ट्रीम में हम आए हैं, हमने डेप्रिसिएशन को हमेशा अपना खर्चा माना है, तो हम इसके अंदर डेप्रिसिएशन को ले क्यों नहीं रहे? इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, ठीक है? हमें ग्रॉस से भी बाद में किस पर जाना है? नेट पर। तो हम यहीं पर अगर डेप्रिसिएशन ले लें इनपुट में, तो ग्रॉस इनकम की जगह ऑटोमेटिकली क्या सी इनकम आएगी? नेट इनकम। बट हम ऐसा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? समय चाहिए, मैं बता दूंगा, मगर दिमाग में बात रहे कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे, जबकि करना है, बाद में भी करना है, बट अभी नहीं कर रहे। वजह बताऊंगा मैं, वजह मजा आएगा आपको सुन के। टू मेक इट इनकम आफ्टर depreciation, to make it income after depreciation, amount of depreciation is to be deducted। मैंने लिखा क्योंकि ये इनकम ग्रॉस इनकम है, इसे आफ्टर डेप्रिसिएशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें से, क्योंकि ये आएगी ग्रॉस, आउटपुट की वैल्यू माइनस इनपुट की वैल्यू, कैसी इनकम आएगी? ग्रॉस। और इस ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? और अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस निकालना और नेट दिया हो तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आओ बेटा, मगर मैं इस पर बात करूंगा डेप्रिसिएशन को लेकर आगे चलकर। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे जा रहे हैं। हमने एक NFIA वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, नेशनल डोमेस्टिक, और ग्रॉस और नेट के लिए कौन सी चीज जरूरी है? डेप्रिसिएशन। अब हम कॉन्सेप्ट 3 पे चलते हैं। ये है जी मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर इनकम या फैक्टर कॉस्ट। मेजर ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे 3 मैकेनिज्म है। उनमें से एक मैकेनिज्म एक्सपेंडिचर मेथड भी है, इनकम मेथड भी है, प्रोडक्शन मेथड भी है, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो जब भी आप नेशनल इनकम कंप्यूट करते हैं ना बच्चों,
तो वो दो प्राइसिस पर कंप्यूट करते हैं, मतलब उसकी जो वैल्यू निकालते हैं उसके दो बेस होते हैं, एक का नाम है मार्केट प्राइस, एक का नाम है फैक्टर कॉस्ट। आइए हम समझते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है फाउंडेशन में कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बेसिकली चार होते हैं, लेबर, लैंड ऑनर या लैंड कह लीजिए, कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। मॉड्यूल में हो सकता है यहां पर एंटरप्रेन्योर ही लिखा हो। इसको जो पेमेंट करते हैं हम लेबर को, दोस्तों वो कहलाता है वेजेस। लेबर को जो पेमेंट करते हैं वो क्या कहलाता है? लैंड ऑनर को जो पेमेंट करते हैं रेंट, कैपिटल पर हम इंटरेस्ट देते हैं और इसको हम देते हैं रॉयल्टी या प्रॉफिट। सपोज करो इसको हमने 1000 रुपये, इसको 2000 रुपये, इसको 3000 रुपये, इसको 4000 रुपये, टोटल कितनी पेमेंट कर दी हमने? 10,000 रुपये। बताइए 10,000 रुपये खर्च हुए क्या करने पर? एक गुड्स को प्रोड्यूस करने पर। टोटल हमारे 10,000 रुपीज़ का खर्चा आया। ये सारा खर्चा क्यों आया? रुपीज 10,000 incurred to produce a goods which is beneficial for society। हमने ऐसा गुड्स बनाया जो सोसाइटी के लिए बहुत फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, जिसको हम मेरिट गुड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने डीमेरिट गुड्स को नहीं लिया यहाँ पर, ठीक है, मैंने मेरिट गुड्स का एग्जाम्पल लिया। बेटा ये 10,000 रुपये जो हमारे खर्च हुए, ये 10,000 रुपये, ये बताइए मार्केट प्राइस है या इसको मैं फैक्टर कॉस्ट कहूँ? फैक्टर कॉस्ट। अब आप बताइए जो मार्केट प्राइस होगा वो इस फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। इसमें अभी तक आपने ना तो कोई जीएसटी का पैसा जोड़ा, सरकार इस, आप कहेंगे प्रॉफिट वगैरह ऐड होगा, तो प्रॉफिट तो ऐड हो चुका है, प्रॉफिट कॉस्ट का पार्ट होता है। सुनो बेटा, प्रॉफिट कॉस्ट का पार्ट होता है। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। अगर इसके अलावा कोई और प्रॉफिट आप जोड़ रहे हैं तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है? परफेक्ट कंपटीशन में फीचर होता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अगर इस बिजनेस में, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट स्क्रीन पर आपको 10,000 दिखाई दे रही है, मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, ठीक, और मैं इस 4,000 के अलावा 4-5 हजार रुपए का और प्रॉफिट कमा रहा हूं, इसका मतलब है मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप सब लोग जो हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भी इस इंडस्ट्री में कूद पड़ेंगे, और मुझे जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है वो हम सबके बीच में बढ़ जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा, और एक दिन और इंडस्ट्री और इंडस्ट्री और इंडस्ट्री आती चली जाएंगी जब तक कि इस इंडस्ट्री का बट्टा ना बैठ जाए, मतलब ये अंधकार में ना चली जाए, और ये प्रॉफिट किस में कन्वर्ट ना हो जाए? लॉस में। फिर बहुत सारी फर्म इस इंडस्ट्री को छोड़ छोड़ कर भागेंगी। ये सिर्फ पॉसिबल है परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्योंकि यहां पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, बट मोनोपोली में पॉसिबल नहीं है। मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। यहां जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो परफेक्ट कंपटीशन का ले रहे हैं। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो प्रॉफिट पहले ही आ चुका है, ये इकोनॉमिक प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है ना। अब इसमें गवर्नमेंट इस प्राइस पर, जो आपको फैक्टर कॉस्ट या आप इसको फैक्टर प्राइस कह सकते हैं, ठीक, और परफेक्ट कंपटीशन में ये जो कॉस्ट आपको दिखाई दे रही है यही सेलिंग प्राइस होता है। याद कर लो आज से।
परफेक्ट कंपटीशन में जो आपको ये प्राइस दिखाई देता है ना बच्चों, यही आपका सेलिंग प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में ये प्रोडक्ट आप इसी पर बेचोगे, अगर इससे ज्यादा पर बेचोगे तो और फर्म टूट पड़ेगी, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। आप जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आलू बेचते हैं आप, अब आलू की शॉर्टेज हो गई, आपने खूब पैसा कमाया आलू में, 10 रुपए किलो वाला आलू 150 में बेचा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया। अब आपकी आलू की फसल हाथों हाथ उड़ गई, करोड़पति हो गए आप। अगली बार क्या होगा, और किसान भी आलू की खेती करेंगे जब तक सबको लॉस ना हो जाए। ऐसा होता है या नहीं होता? क्योंकि कोई लाइसेंस तो लेना नहीं भाई आलू उगाने के लिए कि भाई हमें मोदी जी से परमिशन चाहिए, वो कहेंगे उगा लो आलू, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर है? तो गवर्नमेंट इस पर जो आपसे लेगी वो टैक्स लेगी। और कोई आप अच्छा गुड्स बना रहे हो, जैसे मैंने मैरिड गुड्स का नाम लिखा, तो गवर्नमेंट हो सकता है जीएसटी तो लगाए बट इसे बनाने पर बेचने पर आपको सब्सिडी भी दे। तो गवर्नमेंट अगर आपसे टैक्स लेती है तो इसमें जीएसटी ऐड किया जाता है, और गवर्नमेंट अगर आपको किसी प्रकार की रिबेट देती है तो वो इसमें से माइनस किया जाता है, उसका नाम होता है सब्सिडी। क्या नाम होता है? सब्सिडी। ये ऐड किया जाता है और ये लेस। सपोज करो बच्चों ये 2000 रुपये है और ये 1000 रुपये है, तो बताओगे अल्टीमेटली कितना आ गया? ये 11,000 रुपये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मार्केट प्राइस है। ये क्या है? मार्केट प्राइस। और कभी भी नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पर शो नहीं की जाती, क्योंकि अगर नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पर शो की जाती तो गवर्नमेंट क्या करती, किसी को भी सब्सिडी नहीं देती, जीएसटी ज्यादा से ज्यादा लगाती, ताकि दुनिया को बता सकती कि हमारी नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है। बात समझ रहे हैं या नहीं आप मेरी बात? बोलो क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। तो बेटे कभी भी कैलकुलेशन नेशनल इनकम की किस पर नहीं होती? मार्केट प्राइस पर। क्योंकि मार्केट प्राइस तो बेटा एक प्रकार का धोखा हो सकता है, तो हमेशा नेशनल इनकम आप देखना फैक्टर कॉस्ट पे दिखाया जाता है। इसलिए आपने +2 में पढ़ा होगा NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आ जाइए जरा। तो मार्केट प्राइस क्या है बच्चों? मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट में आप जीएसटी ऐड कर दो। जीएसटी को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है? माइनस कर दो क्या? सब्सिडी। और जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का जो नेट डिफरेंस है इसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शॉर्ट में बोलते हैं एनआईटी, ठीक है? यानी कि एमपी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। कोई दिक्कत तो नहीं है? कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन तो वैसे समझ में आ ही गया आपको। एक काम करते हैं, अब हम सीधा समरी लिखते हैं, जो हमने अभी 3 कॉन्सेप्ट पढ़े उनकी समरी लिखते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा डोमेस्टिक और नेशनल के बारे में। हमने ये स्टडी किया डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है तो NFIA को ऐड कर दो, बट अगर नेशनल से डोमेस्टिक पर आना है तो NFIA को माइनस कर दो। दूसरा हमने बेटा टॉपिक जो स्टडी किया वो है ग्रॉस और नेट। अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, और नेट से ग्रॉस पर आना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो।
थर्ड है वो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, माइनस कर दो NIT। और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ये हमने अभी तक 3 कॉन्सेप्ट पढ़े बेसिक। कोई आपसे पूछे नेशनल इनकम किसे कहते हैं, तो कहना एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप हमें पूरी बात नहीं बता रहे। नेशनल इनकम 8 तरीके की हो सकती है। कितने तरह की? 8। एग्जाम में कुछ भी डिफाइन करने के लिए आ सकता है। मैं आपको एक की लैंग्वेज लिखाऊंगा, बाकी 7 को आप लिख देंगे एग्जाम में। मैं फ्रेश पेज पर कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिखने जा रहा हूं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम। There are 8 type of national income. एक का नाम है GDP, ये नाम बहुत सुनते हैं हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक का नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक का नाम है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट। आप फुल फॉर्म जरूर लिखना। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। और हर एक इनकम 2 तरह की प्राइस पर होगी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, MPFC। अगर देखा जाए तो एक GDP-MP है, एक GDP-FC है, GNP-MP, GNP-FC, NDP-MP, NDP-FC, NNP-MP और NNP-FC। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो तो जो इसमें 8 नंबर पे दिखाई दे रही है आपको, लास्ट वाली NNP-FC, ये आपकी नेशनल इनकम मानी जाएगी। आइए हम JFK में लिख देते हैं इस बात को। इन एब्सेंस ऑफ, अगर सिर्फ कह दे नेशनल इनकम कंप्यूट करो, बताए नहीं, तो हम NNP-FC मानेंगे। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, always compute NNP-FC as नेशनल इनकम। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी हम एक की लैंग्वेज लिख लेंगे। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ICI के मॉड्यूल में है, तो हम ICI के मॉड्यूल के हिसाब से ही चलेंगे। तो मैं एक कॉन्सेप्ट है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ऑल तो इतना रेलिवेंट नहीं है, फिर भी 2 नंबर में एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है, तो इसको हम लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 को पहले। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। लिखिएगा, दिस इज अ comprehensive, this is a
कॉम्प्रिहेंसिव कॉमा कॉन्सेप्चुअल एंड अकाउंटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्चुअल एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कहते हैं किसी चीज का ढांचा। फ्रेमवर्क जो डिजाइन किया है यूनाइटेड नेशन ने, डिजाइन्ड बाय यूनाइटेड नेशन, इसलिए किया है ताकि किसी देश की आर्थिक स्थिति क्या है उसका आपस में कंपैरिजन किया जा सके, क्योंकि हर देश में अकाउंटिंग प्रैक्टिस अलग अलग है। तो एक ऐसी यूनिफॉर्म प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे उनके जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन है किसी भी पर्टिकुलर नेशन की, वो कंपैरेबल हो सके। उसके लिए सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट चलता है। ये क्यों है? टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए? मेजर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए एंड एवैल्यूएट करने के लिए। किस चीज को? इवैल्यूएट मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। क्या इवैल्यूएट करने को? मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स को। इनको मेजर करना, इनको एनालाइज करना, इनको इवैल्यूएट करना। जैसे कि किसी देश की नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्फ्लेशन एटसेट्रा। कोई दिक्कत तो नहीं है? और ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। दिस इज मैंडेटरी टू रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन बाय अ मेंबर कंट्री। जितने भी उसकी मेंबर कंट्री हैं यूनाइटेड नेशन के लिए, उन सब के लिए मैंडेटरी है कि वो यूनाइटेड नेशन को इसकी जानकारी दें। थोड़ा सा हम वार्म अप कर लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं उसका एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1, कंप्यूट एनडीपीएफसी। जीडीपी एमपी है, सपोज करो 10,000 और रुपीस करोड़ में है। कैपिटल कंजम्पशन बेटा डेप्रिसिएशन को बोलते हैं। कैपिटल कंजम्पशन डेप्रिसिएशन को बोलते हैं 100। इनडायरेक्ट टैक्सेस 200, सब्सिडीज 300 और NFIA माइनस के 100। ये सब हमें निकालनी है। नेशनल इनकम बताया नहीं कुछ भी, तो मैंने कहा था NDPFC निकालना है। बच्चों आप देख लिया करो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, सबसे पहले उसको लिखा करो। और इधर देख लो एक बार बेटे, यहाँ देखो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। समरी में देख के बताओ क्या करेंगे, समरी में देखकर बताओ क्या करेंगे। माइनस NIT करेंगे। माइनस NIT करने का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडी को प्लस करेंगे। मैं NIT की जगह इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को अलग अलग बोल रहा हूँ। या तो इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ अगर NIT बोलना है,
और इन दोनों का डिफरेंस माइनस के 100 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो बातें लिख सकता हूँ, या तो लिख सकता हूँ कि माइनस NIT करेंगे, या इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडी प्लस। तो MP से हम FC पे पहुँच जाएंगे। अच्छा बेटा, P तो P रहेगा, डोमेस्टिक है, इधर भी डोमेस्टिक है, कोई चेंज नहीं करना। और ग्रॉस से किस पर जाना है, तो डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस। GDP MP कितना दिया हुआ है, 10,000, 10,000 ना। और NIT में इनडायरेक्ट टैक्स है 200 और सब्सिडी है 300, इनके डिफरेंस को हम NIT बोलते हैं। अब बाई चांस इनका डिफरेंस माइनस में आएगा और बाहर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते थे, बिना ब्रैकेट लगाए हुए 200 माइनस और 300 प्लस, बात वही आती है। और डेप्रिसिएशन कितना है, 100। बताइए आंसर कितना आएगा। क्लियर है आपको मेरी बात। ये NDPFC आ गया, नेशनल इनकम। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसे समझने के लिए। देखिए, कंप्यूट GDP MP। कोई पूछे GDP MP क्या है, कहना नेशनल इनकम है, बस अलग अलग बेस पर है ये इनकम। वो फैक्टर कॉस्ट पर है, तो ये किस पर है, मार्केट प्राइस पर। ये नेट है तो वो ग्रॉस है, बस इतना अंतर है। एग्जाम्पल 2, कंप्यूट GDP MP। आपको NNPFC दिया हुआ है 20,000, सभी रुपीस करोड़ उसमें है। इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 2,000, सब्सिडी दिया हुआ है 500, NFIA दिया हुआ है 4,000, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस ये दिया हुआ है 2,000। क्या निकालना है बेटा, वो लिख दो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर, और इक्वल का साइन लगाकर वो लिखिए जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर ये क्वेश्चन आते हैं, हाँ भाई ये आते हैं। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे अगर आपको जाना है तो टैक्स को ऐड कर दो, सब्सिडी को माइनस कर दो। इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दो और सब्सिडी को माइनस कर दो। आप इन दोनों की जगह पर एक शब्द लिख सकते थे, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों का डिफरेंस हो जाता 2,000 का और 500 का। और बेटा नेशनल से किस पर जाना है, डोमेस्टिक पे जाना है। नेशनल से किस पर जाना है, डोमेस्टिक पर। तो NFIA क्या कर दूं, माइनस। और नेट से ग्रॉस पर जाना है, डेप्रिसिएशन क्या कर दूं, ऐड कर देता हूं। NNPFC 20,000, इनडायरेक्ट टैक्स 2,000, सब्सिडी 500, NFIA 4,000 और ये 2,000। बताइए कितना आंसर आएगा, करोड़ रुपीस। ये आंसर होगा, पूरा लिखना रुपीस और करोड़, ये लिखना जरूरी है आंसर में। सिर्फ 19,500 से काम नहीं चलेगा। आइए बेटा, अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। आप जब कहेंगे तो मैं हटा दूंगा इसको। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक, इसको हम GDP कहते हैं।
शॉर्ट में बोलें तो जीडीपी एमपी भी बोल देते हैं अगर कहीं पे जीडीपी लिखा हुआ आ जाए। जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी कुछ भी हो सकता है, बट कुछ ना लिखा हो जीडीपी के बारे में तो हम उसे जीडीपी एमपी कहते हैं। मैं लिखवाता हूँ, आप लिखिएगा। इट इज़ द, जैसे अभी हमने लिखा है जीडीपी एमपी, तो हम लिख रहे हैं इट इज़ द मार्केट वैल्यू। अगर यहाँ एफसी लिखा होता तो मैं इट इज़ द मार्केट वैल्यू नहीं लिखता, इट इज़ द फैक्टर कॉस्ट लिखता। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट, फाइनल आउटपुट। देखिए बेटा, आप बोलेंगे नहीं अगर आपके पास नोट्स है तो सुनेंगे। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, किस चीज की, ऑफ ऑल इकोनॉमिक, वर्ड लिखा है हमने इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज नॉन इकोनॉमिक भी होते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में बनने वाला खाना इकोनॉमिक गुड्स है, मगर हमारे घर के रसोई में, किचन में बनने वाला फूड इकोनॉमिक गुड्स नहीं है। मेरा आपको पढ़ाना इकोनॉमिक सर्विस है, बट आपके फादर का आपको पढ़ाना इकोनॉमिक सर्विस नहीं है। तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स। सुनना बेटा, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। मैंने बेटा इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इसलिए बोला है क्योंकि वहां लिखा हुआ है ग्रॉस, अगर लिखा होता नेट तो इंक्लूडिंग की जगह यहां पर एक्सक्लूडिंग लिखते। ठीक है, प्रोड्यूस्ड। अच्छा एक बात बताओ, डोमेस्टिक लिखा है या नेशनल लिखा है? तो हम लिखेंगे विद इन डोमेस्टिक फ्रंटियर्स, प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक फ्रंटियर्स। डोमेस्टिक फ्रंटियर कहते हैं हमारे देश की ज्योग्राफिकल एरिया, डोमेस्टिक फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री, यानी कि हमारे देश में जो प्रोड्यूस हुआ हो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। कोई आपसे पूछ भी सकता है नेशनल इनकम क्या चीज़ है, फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक, तो आप कहना फ्लो कॉन्सेप्ट है। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, जहां पर भी पीरियड वर्ड आ जाए वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो यहाँ क्या क्या चीज़ें अंडरलाइन करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक वर्ड तो है मार्केट वैल्यू, एक है इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, और एक लिखा हुआ इंक्लूड, और एक है विद इन डोमेस्टिक फ्रंटियर। इसी से डेफिनेशन बनी है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं, ये लिखा है ना मार्केट वैल्यू, तो इसके लिए मैं थोड़ी देर में आपको एक नोट लिखवाऊंगा, नोट नंबर 1, वहां मैं आपको समझाऊंगा मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको 8 मैंने बताई थी ना टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम है, ये तो मैंने जीडीपी एमपी की डेफिनेशन लिखवाई है। सपोज करो मुझे एनएनपीएफसी की डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए, एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए 2 नंबर में डिफाइन एनएनपीएफसी, तो लिख के तो आना पड़ेगा ना आपको। कैसे लिखोगे, आइए मैं बता देता हूं। बस 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 बेटा बस, एनएनपीएफसी जिसका नाम क्या होता है बेटा, नेशनल इनकम। चलिए हेल्प करिएगा। इट मीन्स या इट इज क्या लिखा हुआ था, वैल्यू ऑफ, वहां लिखा था मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है ना, यहाँ एफसी लिखा है तो बस इतना लिख देना वैल्यू। वैल्यू लिखने का मतलब फैक्टर कॉस्ट है। इट इज वैल्यू ऑफ व्हाट, फाइनल आउटपुट। दूसरी लाइन क्या लिखी थी, यहां पर भी वही आएगा, ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। बताओ बेटा, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लिखूं क्या लिखूं बेटे, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा जब एग्जाम में लिखने के लिए आएगा ना अंकित भाई ये, तो आपको ये ऐसे तीर कमान नहीं लगाने हैं, आपको इसे एक सेंटेंस में लिखना है।
It is the value of final output of all economic goods and depreciation, comma excluding depreciation, comma produced. क्या लिखूं बेटा मैं? प्रोड्यूस्ड. नेशनल लिखा है, क्या लिखा है? नेशनल. तो ऐसे लिखना, प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक फ्रंटियर्स ऑफ ए कंट्री. क्या सिर्फ डोमेस्टिक इनकम आती है इसमें? बताओ बेटा. डोमेस्टिक फ्रंटियर्स ऑफ ए कंट्री सिर्फ क्या डोमेस्टिक इनकम आएगी, या जो हमारे देश के लोगों ने बाहर पैसा कमाया वो भी आएगा? वो आएगा, और जो हमारे देश में दूसरे लोगों ने पैसा कमाया वो हटाना है. तो इसलिए हम यहां लिखेंगे एंड इंक्लूड्स NFIA. आप पूरा लिखना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. क्या बाकी जो 6 तरह की नेशनल इनकम है, आप उनकी डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं बेटा? बच्चों बताओ ना. क्लियर है आपको? ऐसे आप ट्रिक आजमाइए उसको, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है. हाँ, 2 नंबर का आप ये मान के चलिए आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, तो इसलिए इसको पक्का करके जाइए. अच्छा, अब हमारे पास बिल्कुल हम लास्ट भी चल रहे हैं, तो हमारा टेस्ट अभी, अब रिवीजन का समय इतना नहीं मिलने वाला है एफएमई को में, तो भाई उसका टेस्ट दे देना, बिना कहे टेस्ट दे देना. ये मत कहना मुझे हमारे पास होमवर्क था, ये सब नहीं, टेस्ट दे देना इसका. अभी हमें नोट 1 लिखना है. नोट 1 लिखना है जो हमने ऊपर छोड़ा था, इसके लिए मार्केट वैल्यू के लिए. आइए नोट 1 लिखने जा रहे हैं. लिखिएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट. मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट. मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट कोई आपसे पूछ ले क्या है, कहना समेशन. क्या बोलना? समेशन कहते हैं टोटल को, एग्रीगेट को. समेशन ऑफ वैल्यू एडिड. जितना भी पूरी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन हुआ है एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसके एग्रीगेट को हम मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट कहते हैं. इसको हम ऐसे शो करते हैं, ये जो सिग्मा का साइन है समेशन का साइन होता है, और वैल्यू एडिट को ऐसे शो करते हैं, सिग्मा वी है. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैन्युफैक्चरर है एक, इसने कोई सामान, कोई गुड्स 100 रुपए में सेल किया होलसेलर को. होलसेलर ने 120 में, रिटेलर को, रिटेलर ने 150 में, कंज्यूमर को या कस्टमर को, जिसको हम फाइनल कंज्यूमर कहेंगे, इसको सामान बेचा. ठीक है, तो इसका वैल्यू एडिशन कितना है मैन्युफैक्चरर का? इसने तो बना के बेचा ही है 100 रुपए का सामान, इसका तो वैल्यू एडिशन कितना है? 100 रुपए. इधर देखो बेटे, इसका जो वैल्यू एडिशन है होलसेलर का वो 100 रुपए नहीं है. इसकी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है 120 और माइनस इनपुट की वैल्यू 100, तो इसका जो वैल्यू एडिशन है वो 120 माइनस 100 20 रुपए, और इसका वैल्यू एडिशन 150 माइनस 120 30. टोटल वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 150. इन सब को टोटल अगर आप कर दो, यही जीडीपी एमपी है. तो जीडीपी एमपी क्या है? जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिड. अच्छा, सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिड कितना आएगा? 100 प्लस 20 प्लस कितना आएगा? ये 150. क्या 150 फाइनल वैल्यू नहीं है क्या? है ना, तो हम उसे भी बोल सकते हैं. फाइनल वैल्यू को भी हम जीडीपी, यानी कि फाइनली जिस रेट पर कोई सामान बिकेगा वो जीडीपी एमपी है.
तो हमारे देश में एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना गुड्स सर्विस बिकते हैं उन सब के मार्केट प्राइस के एग्रीगेट को हम जीडीपी-एमपी कहते हैं। हेंस जीडीपी-एमपी इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड। और आप जेएफके में लिख लें वैल्यू एडेड किसे कहते हैं, हम जानते हैं वैल्यू एडेड किसे कहते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। भाइयों ये क्लियर है जो मैंने आपको समझाया? तो इसको वैल्यू एडिड का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक उसमें टॉपिक था, आपने देखा होगा इकोनॉमिक गुड्स, यहाँ पे था ना एक इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। इसके लिए हम लिखने जा रहे हैं नोट नंबर 2। ये क्या चीज है, कौन सा नोट लिखने जा रहे हैं? नोट नंबर 2। अच्छा, हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में बच्चों डेप्रिसिएशन को नहीं लेते। थोड़ा सा मैं यहाँ रुककर बात करना चाहूंगा। देखो बेटा, यहाँ जो आपने ये माइनस किया है ना 100 रुपए और 120 रुपए, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। इसमें कभी भी जो मशीनरी आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में, उसका डेप्रिसिएशन हम काउंट नहीं करते इसमें। कारण देखो, कारण तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए जो अमाउंट निकल कर आता है ये नेट अमाउंट नहीं होता, ग्रॉस अमाउंट होता है। कैसा अमाउंट होता है? ग्रॉस। इसलिए इसका नाम एनडीपी-एमपी नहीं है, जीडीपी-एमपी है। आपको समझ में आना चाहिए ना, वो उसको ग्रॉस क्यों कह रहे हैं, नेट क्यों नहीं कह रहे हैं? हाँ भाई सुमित, इसको ग्रॉस क्यों कह रहे हैं? इसको ग्रॉस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन इसमें ले लेंगे तो ये अमाउंट कम हो जाएगा और फिर ये नेट हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन इसमें नहीं है। अब सुनिए डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लेते। देखो, मैंने मशीन का सिर्फ यूज किया है, प्रोडक्शन नहीं, और सुमित भाई ने मशीन बनाई है। इन्होंने अपने प्रोडक्शन में मशीन की वैल्यू को लिया होगा, मैंने इनसे मशीन खरीदी और डेप्रिशिएट किया, क्योंकि नेशनल इनकम में इनका प्रोडक्शन पहले ही ऐड हो चुका होगा। ठीक है, और फिर मैं उसकी डेप्रिसिएशन को भी ऐड करूं तो एक ही खर्चा कितनी बार ऐड हो जाएगा? 2 बार। इसलिए हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं करते, अदरवाइज डाटा की डबलिंग हो जाएगी। डाटा की क्या हो जाएगी? डबलिंग। इसलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम डेप्रिसिएशन को नहीं लेते। आइए नोट नंबर 2 देखने जा रहे हैं। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखिएगा, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज वर्सेस नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 1, ऐसा गुड जो जिसका प्रोडक्शन होता हो और वो मार्केट में बिकता हो। एग्जाम्पल, कोचिंग सेंटर में होने वाली कोचिंग मार्केट में बिकती है, किसको? स्टूडेंट्स को।
और उसके बदले में उनसे क्या चार्ज की जाती है? फीस। ये इकोनॉमिक गुड्स है। यहाँ पे प्रोडक्शन तो हुआ है बट नॉट मार्केटेबल। बट नॉट मार्केटेबल। ठीक है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा है, बिग ब्रदर अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा है। उसे क्या दे रहा है? कोचिंग। ठीक है। और कैसे दे रहा है कोचिंग? फ्री में। बेटा ये प्रोडक्शन तो हो रहा है, मार्केटेबल नहीं है। यहां मार्केट प्राइस क्या है बेटा? इज डिटर्मिनेबल। यहां मार्केट प्राइस आप निकाल सकते हैं, यहां मार्केट प्राइस नहीं निकाला जा सकता। सुमित भाई कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूं। आपके सिर में दर्द हो रहा है, आप मसाज सेंटर में जाते हैं, बेटा वहां वो आपसे पैसे लेंगे, वो प्रोडक्शन है सर्विस का या गुड्स का। वहां आप मार्केट प्राइस है कि भाई वो आपकी मसाज करने का 100 रुपया लेंगे, 200 रुपया लेंगे, 500 रुपये लेंगे। मगर घर जाकर, ठीक है, हाँ, आपने अपनी मम्मी से, भैया से या गर्लफ्रेंड से, ठीक है, मसाज करा ली बेटा, वो फ्री में होगी, उसमें लव एंड अफेक्शन होगा बेटा। ठीक है। तो जो निब्बी मसाज कर रही है निब्बे की बिना पैसों के, वहाँ प्रोडक्शन तो हो रहा है बट वहाँ लव एंड अफेक्शन, और लव एंड अफेक्शन का कोई भाव नहीं हो सकता। ठीक है। चाहे प्यार सच्चा हो या झूठा हो, मार्केटेबल नहीं है, बेशकीमती है, डिटर्मिनेबल नहीं है। समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? ये पार्ट ऑफ नेशनल इनकम है, इट इज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। पूरा लिख लेना एनआई को, नेशनल इनकम। और इट इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? नोट टू इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। अब लिखिएगा बेटे, मगर 4 ऐसी चीजें हैं जो नॉन इकोनॉमिक हैं, फिर भी वो नेशनल इनकम का पार्ट होंगी, यानी कि एक्सेप्शंस हैं। बट देयर आर, लिखना बेटा अलग से टेबल से बाहर, बट देयर आर 4 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, 4 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं which are to be considered, which are to be considered to compute national income। चार ऐसी क्या है बेटा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नंबर 1, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में पहुंचाने का श्रेय, क्रेडिट जेएम कीन्स को जाता है। उसने पहली बार कहा था कि अगर रिसेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से खर्चे करने चाहिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन करंट गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन करंट गुड्स एंड, क्योंकि गवर्नमेंट जो काम करती है ना वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट के लिए काम करती है, वो व्यापार नहीं करती है। ठीक है। जैसे पुलिस, ये हमारी सेवा के लिए है, बाकी वो हमारी सेवा कैसे करते हैं आप जानते हैं, ठीक है ना? तो पुलिस पर गवर्नमेंट का काफ़ी खर्चा होता है बेटा, वो नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा। ऑल्दो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक इसलिए क्योंकि वो मार्केटेबल नहीं है।
हम पुलिस की सेवा फ्री में लेते हैं, जो आप देते हैं वो प्राइस नहीं है, उनकी सैलरी नहीं है, ठीक है। वो तो प्यार है बेटा उनसे। इम्प्यूटेड रेंट, क्या जी? इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड रेंट का मतलब होता है अगर आप अपने मकान में रहते हैं खुद के, तो आपको उसका किसी को किराया नहीं देना, बट वो नेशनल इनकम का पार्ट माना जाता है, ठीक है। रेंट, रेंट की जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम का पार्ट माना जाता है, ठीक है। क्योंकि वो जो हाउस है वो एक रिसोर्स है इकोनॉमी की, और इकोनॉमी की कोई भी रिसोर्स इनकम अर्न करके दे वो नेशनल इनकम का पार्ट है। वेयर अ रेसिडेंट where a resident has its own house and he or she lives in it, वो उसके अंदर रहता हो। नंबर 3, प्रोडक्शन फॉर ओन कंजम्पशन, जैसे किसान जो खेत में फसल उगाता है अपने खर्चे के लिए, अपने लिए गेहूं उगाता है बेटा, वो भले ही मार्केट में बेच नहीं रहा है बट मार्केटेबल तो है। हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दे नहीं रहा है, खुद रह रहा है, बट मार्केटेबल तो है ना। मगर बीवी का प्यार मार्केटेबल नहीं है बेटा। निब्बी आपके मसाज कर रही है, वो सबके थोड़ी करेगी, आपसे सच्चा प्यार करती है, आपके लिए हाथ की नसें काटती है वो, ये थोड़ी किसी के लिए भी गली मोहल्ले में चलते हुए के लिए नस काट लेगी, कहेगी 2 रुपए की टॉफ़ी दिलवाओ वरना नस काट लूँगी, ऐसा थोड़ी है बेटा। वो तो सुमित से सच्चा प्यार है, इसलिए, ठीक है ना। प्रोडक्शन फॉर ओन कंजम्पशन, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। और नंबर 4 ओन प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स। सर ये क्या है ओन प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स? फॉर एग्जाम्पल आपने 50 एयर कंडीशंस बनाए, जिसमें से 10 अपनी ही फैक्ट्री में लगा लिए बनाकर, तो फिक्स एसेट्स का प्रोडक्शन अपने लिए किया, बेचा नहीं है बट मार्केटेबल तो है, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल, a factory produce 50 air condition for his office। तो बेटा इसमें जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ये उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लिया जा रहा है जो एक्चुअल में सेल नहीं हो रही है बट उनकी मार्केट वैल्यू है, मार्केटेबल है वो। कॉन्सेप्ट नंबर 7 फ्रेश पेज पर हेडिंग डालिएगा। क्योंकि मैं अपने टाइम तक तो पढ़ाऊंगा ही कम से कम। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आप इस चैप्टर में तो इतना पढ़ने के लिए आपको नहीं मिलेगा, बट आने वाले जो चैप्टर्स हैं इस चैप्टर के बाद, नेशनल इनकम के बाद जो अगला चैप्टर आएगा पॉलिसी वाला, पब्लिक फाइनेंस वाला, वहाँ बहुत मिलेगा इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स 2 तरह के होते हैं बच्चों, एक का नाम है प्रोडक्ट टैक्स और एक का नाम है प्रोडक्शन टैक्स। मगर यहां पर भी मैं अच्छे से समझा दूंगा इसको, एक प्रोडक्ट टैक्स और एक प्रोडक्शन टैक्स।
ये वाला टैक्स लेवी होता है ऑन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट पर लेवी होता है, और ये टैक्स लेवी होता है प्रोडक्शन की प्रोसेस पर। फॉर एग्जाम्पल, आप चेयर बनाते हैं और चेयर पर गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाती है बना चेयर के ऊपर, तो ये प्रोडक्ट टैक्स है। बट चेयर बनाने में जो केमिकल्स यूज कर होते हैं उससे एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन होता है। उसके लिए गवर्नमेंट आपके ऊपर एक पेनल्टी लगाती है कि या तो ये एयर फिल्टर करिए, वाटर को फिल्टर करिए, या ये जो पॉल्यूशन आप रिलीज कर रहे हैं इसकी आप हमें एक कॉस्ट दीजिए। उसको हम पॉल्यूशन टैक्स भी कहते हैं। यानी कि ये प्रोडक्शन की किस पर लगाया जा रहा है, प्रोसेस पर, उसको हम प्रोडक्शन टैक्स कहेंगे। ये जो लेवी किया जाता है ये पर यूनिट होता है। ये जो लेवी किया जाता है इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस ये एक प्रकार का प्रोडक्शन टैक्स है। ट्रेड लाइसेंस जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, मेडिसिन, मेडिसिन को मैन्युफैक्चर और ट्रेड करना, इसके लिए आपको लाइसेंस देना पड़ता है, गवर्नमेंट को हैवी फीस देनी पड़ती है। वो फीस ही एक प्रकार का टैक्स है। जैसे आपको पॉल्यूशन टैक्स देना होता है, पॉल्यूशन के लिए या आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, पॉल्यूशन लाइसेंस। इसका जो नेचर होता है, नेचर वो फिक्स होता है कि आप 15,000 रुपये पर मंथ देंगे या 50,000 पर मंथ देंगे। ये टैक्स लगता है एज पर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। एग्जाम्पल, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। इसका जो नेचर है वो वेरिएबल है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 7 था। कोई खास चीज तो नहीं है बेटा इसमें समझाने की जरूरत। कॉन्सेप्ट नंबर 8, यह फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, आगे चलकर इनका बहुत यूज होगा। आज की हमारी क्लास छोटी छोटी टर्म्स को समझने में चली गई है, बेसिक्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। आइए इसके बारे में हम लिखते हैं, इधर लिखते हैं गुड्स फॉर नंबर 1 कंजम्पशन। ऐसा गुड्स जो किस में इस्तेमाल हो, कंजम्पशन में। कंजम्पशन में जो इसको इस्तेमाल करते हैं उन लोगों का नाम होता है हाउस होल्ड। और या फिर वो गुड्स आप परचेज करें फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन खरीदता है, बिजनेस यानी कि फर्म। दोनों ही गुड्स को कोई भी खरीदे, हाउस होल्ड खरीदेंगे तो कंजम्पशन के लिए और बिजनेस खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स। और ऐसे गुड्स जो खरीदे जाएं बेचने के लिए, अब जैसे ये मैंने माइक यूज कर रहा हूं, ये मेरा फाइनल गुड्स है क्योंकि मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया है। मैं अभी एक चिप्स का पैकेट लेकर आता हूँ, खा लेता हूँ, वो मेरा कंजम्पशन है क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, वो मेरा फाइनल गुड्स है। बट यहाँ जो लिखा हुआ है गुड्स, अगर मैं बेचने के लिए खरीदता हूँ, किसके लिए खरीदता हूँ, बेचने के लिए,
उसको हम कहते हैं रीसेल के लिए खरीदते हैं। यानी कि गुड्स को आप एज स्टॉक इन ट्रेड बाय करते हैं। गुड्स को आप परचेज कहते हैं। क्या कहते हैं? परचेज। जहां पे वो परचेज होगा आपका, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स, गुड्स फॉर रीसेल। या फिर आप गुड्स बाय करें फर्दर प्रोडक्शन। किसके लिए? फर्दर प्रोडक्शन। समझना बेटा, मैंने बताया कि अगर गुड्स आप रीसेल के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए, यानी कि गुड्स जब आपका स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है, जब गुड्स खरीदते समय आप उसको परचेज के नाम से जानते हैं, तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। या गुड्स आप इसलिए खरीदते हैं कि आप उसको फर्दर प्रोडक्शन करके सेम ईयर में, कौन से ईयर में बेच सकें? सेम ईयर में। सेम ईयर का मतलब इसलिए हमने वर्ड यूज किया, अगर आप सेम ईयर में नहीं बेचेंगे तो वो आपका स्टॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, आ जाइए। यानी कि गुड्स को आप या तो रीसेल करने के लिए खरीदें, या फिर गुड्स को खरीदें इनपुट की तरह। किसकी तरह? बिजनेस में। जैसे प्लास्टिक खरीद लिया चेयर बनाने के लिए, रिफिल खरीद लिए पेन बनाने के लिए, इंजन खरीदा कार बनाने के लिए, ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। बट आपने कार खरीद ली अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, अपने लिए, फिर वो आपका फाइनल गुड्स है। आपने कार खरीदी है बेचने के लिए, आप एक शोरूम चलाते हैं, वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, आइए मैं समझाता हूं आपको ये। यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक शॉपकीपर है और यहां पे एक टीचर है। ये शॉपकीपर इस टीचर को मार्कर बेचता है। यानी कि टीचर क्या बाय करता है? मार्कर bought by teacher to teach students। ठीक है, तो मार्कर क्या है? मार्कर इज फाइनल गुड्स। मार्कर क्या है दोस्तों? फाइनल गुड्स। किसके लिए? टीचर के लिए। सपोज करो इसका सेल प्राइस है 150 रुपीज। तो ये जो शॉपकीपर ने टीचर को 150 रुपए में ये गुड्स बेचा है ना, ये 150 रुपीज, इधर देखना, ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। अभी नहीं लिखा था इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। और 150 क्या है? ये वो वैल्यू जिस पर अल्टीमेटली प्रोडक्ट कस्टमर को बिकेगा। इट इज कंसीडर्ड, या आप ये लिख दो, इट इज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम और जीडीपी। जीडीपी एमपी जिसको बोलते हैं। यहां पे एक मैन्युफैक्चरर है, इस मैन्युफैक्चरर ने एक शॉपकीपर को, इसने इसको मार्कर बॉट बाय दुकान वाला शॉपकीपर टू सेल, फर्दर बेचेगा इसको, तो इसने रीसेल के लिए खरीदा है। टू सेल का मतलब है रीसेल के लिए खरीदा। तो मार्कर क्या हुआ इस व्यक्ति के लिए? मार्कर इज एन इंटरमीडिएट गुड्स फॉर शॉपकीपर।
सपोज करो इसने इसको 100 रुपए में बेचा, मतलब मैं कह सकता हूँ मैन्युफैक्चरर ने इसको ये मार्कर 100 रुपए में और शॉपकीपर ने फिर टीचर को 150 रुपए में, यानी कि इसका वैल्यू एडिशन 100 है, इसका वैल्यू एडिशन 50 है। तो जब आप 150 ले लोगे तो इसका वैल्यू एडिशन भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। तो बताओ ये पार्ट ऑफ नेशनल इनकम होगा क्या सेल प्राइस? लिखना बेटा, समझ में आ गई बात या नहीं? इट इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम और जीडीपी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई ये वाली, वरना डबलिंग हो जाएगी एक ही चीज की। कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्लियर है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं इसको और समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट नंबर 9, कल्टीवेशन हो रहा है और मिल ऑनर बेकर को, बेकर मतलब ब्रेड बनाने वाला, उसको आटा बेचता है, और बेकर किसको बेचता होगा ब्रेड? कस्टमर को। ये वीट उगाता है, गेहूं, ये इससे आटा बनाता है फ्लावर, और ये आटे से क्या बनाता है? ब्रेड। इसका सेल प्राइस 10,000 रुपए का, इसने गेहूं उगाया, इसने इसको वैल्यू एडिशन करके 15,000। तो बेटा एग्रीकल्चरिस्ट का वैल्यू एडिशन 10,000 और इंडस्ट्रियलिस्ट मिल ऑनर का 5,000, और बेकर ने इसमें वैल्यू एडिशन करके इसको 18,000 का क्या बना दिया? ब्रेड। बताइए नेचर ऑफ गुड्स क्या है? गेहूं कैसा गुड्स है? इंटरमीडिएट किस लिए कह रहे हैं आप? कि इसको इसको फर्दर बेचा जा रहा है, ये फाइनली कंज्यूम नहीं हो रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स। ये भी कैसा गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स। अच्छा, ये 15,000 में से 12,000 का आटा फ्लावर आगे ब्रेड बनाने के लिए दे देता, और 3,000 को एज ए स्टॉक रख लेता, तो फिर जो 3,000 स्टॉक बचता वो नेशनल इनकम का पार्ट होता। इसीलिए मैंने एक जगह लिखवाया था इन द सेम ईयर, अगर आपको याद हो, यहां पर इन सेम ईयर। सेम ईयर में ही अगर प्रोडक्शन के लिए यूज कर लोगे तो इंटरमीडिएट गुड्स है, और नहीं यूज करोगे तो फिर नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा स्टॉक जो होगा, क्योंकि फिर वो आपकी एसेट्स हो गई, नेशनल वेल्थ हो गई वो। और ये कैसा गुड्स होगा दोस्तों? ये वाला फाइनल कैसा गुड्स होगा? बताओ बेटा, पार्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या होगा? ये पार्ट ऑफ नेशनल इनकम या जीडीपी? बताओ ये होगा क्या पार्ट? ये होगा क्या पार्ट? ये होगा क्या पार्ट? यस। सबको नहीं कर दोगे कैसे चलेगा भाई? बोलो, समझ में आ गई बात सब लोगों को? ठीक है, नोट भी कर लिया होगा आपने साथ साथ। सुमित इज इन फॉर्म। कॉन्सेप्ट नंबर 9, 10 कॉन्सेप्ट करा के ही भेजूंगा, क्योंकि 2 क्लास में पूरा कराना है। 20 कॉन्सेप्ट है, 10 एक में, 10 एक में। हाँ मुझे मालूम है। कॉन्सेप्ट नंबर 9, हाँ 8 किया है ना? नहीं बेटा, ये कॉन्सेप्ट 9 कहाँ डाला हमने? अच्छा, कॉन्सेप्ट 9 डाल दिया, गलती कर दिया। ये एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल किया था। कॉन्सेप्ट 9 अब करने जा रहे हैं। फाइनल गुड्स। कौन सा गुड्स?
कितने तरह के गुड्स हैं? दो तरह के गुड्स हैं। एक का नाम है कंज्यूमर गुड्स और एक का नाम है इन्वेस्टमेंट गुड्स। अब हम पढ़ रहे हैं फाइनल गुड्स दो कैटेगरी के हैं। एक का नाम कंज्यूमर गुड्स है जो कंज्यूमर कंज्यूम कर लेते हैं, और एक वो फाइनल गुड्स होते हैं जिसको इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेती है। इन्वेस्टमेंट गुड्स फर्दर दो कैटेगरी के हैं। एक को आप फिक्स एसेट्स कहते हैं और एक को इन्वेंट्री कहते हैं। एक का नाम है कैपिटल गुड्स जिसको आप फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका प्लांट एंड मशीनरी जो आपके फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज होती है। एक प्लांट एंड मशीनरी वो भी है जो किचन में यूज होती है, वो कंज्यूमर गुड्स में आएगी। और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फाइनल गुड्स का पार्ट है। अगर आपने कोई गुड्स रॉ मटेरियल की तरह खरीदा है प्रोडक्शन करने के लिए, तो जितना कंजम्पशन कर लेंगे वो तो इंटरमीडिएट होगा, जो बच जाएगा वो इंटरमीडिएट नहीं होगा, वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आएगा। अब मान लो आपने 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था आपके पास रॉ मटेरियल का, 1,00,000 रुपए का आपने नया रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर बाय किया और आपने कंजम्पशन किया 90,000 का, तो आपका इंटरमीडिएट गुड्स मात्र 90,000 है। टोटल क्वांटिटी 1,10,000 की थी गुड्स की, कंजम्पशन 90 हुआ, तो जो बाकी का 20 है बैलेंस वो आपका इंटरमीडिएट्स नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री है और उसे हम कहेंगे चेंज इन स्टॉक। क्या कहेंगे? चेंज इन स्टॉक। ये चेंज इन इन्वेंट्री है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो होती है इसके लिए मैं स्पेशल नोट लिखवा रहा हूं यहां पर। नोट 1, इन्वेंट्री इन्वेंट्री याद रखना पार्ट ऑफ जीडीपी ऑब्लिक नेशनल इनकम होगा। इफ टोटल इन्वेंट्री is not consumed, अगर टोटल इन्वेंट्री को क्या ना किया जाए, then closing inventory of that year is not sold or is not used for प्रोडक्शन। भाई इंटरमीडिएट गुड्स की क्या डेफिनेशन है? या तो सेल करने के लिए खरीदो या फिर प्रोडक्शन के लिए। अब स्टॉक तो ना बिक रहा है, ना कंज्यूम हो रहा है, ना बिका ना यूज हुआ, यही तो स्टॉक है। तो इसलिए हम इसको किस चीज की तरह ट्रीट करेंगे? इज टू बी टेकन एज फाइनल गुड्स, और इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, कॉन्सेप्ट नंबर 10, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फ्रेश पेज पर हेडिंग डाल दीजिए, कॉन्सेप्ट 10, जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जितना भी आपका क्वांटिटी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, जो आपकी गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी प्रोड्यूस हुई है, अगर उसे आप प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो दोस्तों इसको हम कहते हैं जीडीपी।
जीडीपी दो तरह की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। एक का नाम कैसा जीडीपी? नॉमिनल। और एक कैसी जीडीपी? रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है सुनना। जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, मतलब इस क्वांटिटी को आज के रेट से, गुड्स और सर्विसेज के आज के प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नॉमिनल जीडीपी है। और अगर आप एक बेस ईयर ले लेते हैं, इस समय जो बेस ईयर इंडिया में चल रहा है वो 2010-11 चल रहा है, 11-12 सॉरी, क्या चल रहा है? 11-12। ठीक है, 10 साल पुराना लेते हैं कम से कम, एक इन्फ्लेशन ओवर द डेकेड हम रिकॉर्ड करते हैं। तो 10 साल पहले की मतलब भाई देखिए ना, इस बार आपने 10,000 यूनिट बनाए 100 रुपए के रेट पर, तो आपकी जीडीपी 10 लाख हो गई। अगली बार आपने 9,000 यूनिट बनाए, मगर रेट इन्फ्लेशन के कारण 200 हो गया, तो 9,000 को जब 200 से 18 लाख, तो लोगों को लगेगा जीडीपी बढ़ गई, जबकि जीडीपी बढ़ी नहीं है, रियल टर्म्स में जीडीपी गिर गई है। इसी तरीके से जीडीपी के आंकड़े तोड़ मरोड़ के दिखाई देते हैं जो आम जनता को पता नहीं होते। ठीक है, तो लिखना बेटा, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस, और इसे कहते हैं जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस। ये चेंज ऑन एवरी ईयर, ये हर वर्ष चेंज हो जाता है, किसके कारण से? प्राइस के कारण से, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। वो रीजन क्या है? नंबर 1, चेंज इन क्वांटिटी। अगर चेंज इन क्वांटिटी की वजह से चेंज हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। गुड्स एंड सर्विस, और मैं अपवर्ड की बात कर रहा हूँ, चेंज डाउनवर्ड चेंज भी हो सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, और दूसरा चेंज है चेंज इन मार्केट प्राइस। इससे बेटे किसी इकोनॉमी की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, वो पता नहीं चलता इससे। ये क्या चीज है इधर? जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस, ये है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या चीज है? रियल जीडीपी इज इक्वल टू गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। एक ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है वो ले लो, मल्टीप्लाई में बेस ईयर का प्राइस। इस समय जो बेस ईयर लिया जाता है जनरली वो 2011-12 लिया जाता है। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले लिखते हैं, फेल्स टू करेक्टली एक्सप्लेन। बेटे ये आपको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेगा कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति है क्या, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके अंदर इन्फ्लेशन भी आता है, इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या है? ये है सही तरीका हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को मेजर करने का। इट हेल्प्स टू मेजर
यानी कि हम करंट ईयर में हुए प्रोडक्शन को एक बार बेस ईयर की कीमतों से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार करंट ईयर की कीमतों से, बेस ईयर की कीमतों से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज रियल जीडीपी। करंट ईयर की कीमतों से मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनल जीडीपी, और इनका जो डिफरेंस होगा वो ड्यू टू इन्फ्लेशन होगा। इट हेल्प्स टू मेजर, इसलिए हम कहते हैं ये आपकी हेल्प करता है क्या मेजर करने में, इन्फ्लेशन। इसको हम जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। एग्जाम्पल 3, प्रोडक्ट का कॉलम बनाएंगे एक, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन का कॉलम बनाएंगे एक, करंट ईयर प्राइस लेंगे और बेस ईयर के प्राइस लेंगे। प्रोडक्ट हैं 3, एक्स, वाई और जेड। क्वांटिटी है 10,000 kg, 20,000 लीटर्स, क्योंकि एक इकोनॉमी में सारी चीज़ें किलोग्राम में तो बनेंगी नहीं, और 1,000 टन्स, अलग अलग नेचर के गुड्स हो सकते हैं। इसका रेट है 10 रुपीज़ पर केजी, करंट प्राइस 50 रुपीज़ पर लीटर और 1,000 रुपीज़ पर टन, ये प्राइस है। आज से 10 साल पहले बेस ईयर में इसका प्राइस 7 रुपये था, इसका प्राइस 35 रुपीज़ पर लीटर था, और इसका प्राइस मान लीजिए 800 रुपीज़ पर टन था। आइए हमें कंप्यूट करना है नंबर 1 नॉमिनल जीडीपी और नंबर 2 रियल जीडीपी। 2 मिनट में कंप्यूट कर देंगे। करंट ईयर के प्रोडक्शन को 2 अलग अलग रेट से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन कल इसके आगे पढ़ेंगे हम, कल आने वाली क्लास में। कंप्यूटेशन ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। प्रोडक्ट एक्स, वाई, जेड। एक बार नॉमिनल जीडीपी ले लेते हैं, इसका मतलब है क्वांटिटी इनटू में करंट ईयर प्राइस। एक बार रियल जीडीपी ले लेते हैं, क्वांटिटी इनटू में बेस ईयर प्राइस। क्वांटिटी 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपये। 20,000 इंटू 50, 10 लाख रुपये। 1,000 इंटू 1,000, 10 लाख रुपये। और आपकी जीडीपी आ गई 21 लाख। ये नॉमिनल जीडीपी है। 10,000 इंटू 7, 70,000। 20,000 इंटू 35, 7 लाख। 1,000 इंटू 800, 8 लाख। ये हो गया 15,70,000। कल हम आने वाली क्लास में जो पढ़ेंगे वो है जीडीपी डिफ्लेटर। एक काम करते हैं, इसको भी लिख डालते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 11 हेडिंग डाल दो, लिख देते हैं इसको भी उठाकर, जीडीपी डिफ्लेटर। फिर क्योंकि क्वेश्चंस भी करने हैं बहुत सारे। कॉन्सेप्ट नंबर 11 जीडीपी डिफ्लेटर। नाम सुना था ना अभी, जीडीपी डिफ्लेटर इंट्रो में। उसका मतलब होता है, बचपन में सुना होगा आपने, प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर को हम और किस नाम से जानते हैं, और इसे निकालने का तरीका है नॉमिनल जीडीपी जितनी भी है आपकी डिवाइड कर दो रियल जीडीपी से।
एग्जाम में कभी भूल जाओ कि रियल को डिवाइड करना है या नॉमिनल को नीचे रखना है, तो आप बताओ रियल में बेस ईयर के प्राइस लेते हैं या नॉमिनल में? तो रियल में, ठीक है। नॉमिनल मतलब नकली, रियल मतलब असली, मर्दाना बात, ठीक है ना बेटा। और मर्द ही बोझ उठा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही डायलॉग बेटा दिमाग में टच करते हैं एग्जाम में। ये जो फालतू की बातें होती है ना, एक्स्ट्रा करिकुलम डायलॉग बाजी, वही। रियल कौन होता है बेटा? मर्द। और मर्द को ही दर्द नहीं होता अगर वो किसी को अपने ऊपर बिठा दे, ठीक है बेटा। और इसके अंदर बेस है, क्या है? बेस। और बेस में क्या रहेगा बेटा? बेस, ठीक है। लिख लो बेटा, ये फालतू की बकवास थी। इट इज कंप्यूटेड टू मेजर, लिखो बेटा। बेटा हाँ, 5 मिनट, 5 मिनट विद रिस्पेक्ट, 5 मिनट दो बस। इट इज कंप्यूटेड टू मेजर, 4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा। इट इज कंप्यूटेड टू मेजर इन्फ्लेशन फ्रॉम बेस ईयर, बेस ईयर से लेकर करंट ईयर तक का इन्फ्लेशन बताते हैं। बेस ईयर जितना पुराना होगा उतने ज़्यादा बड़े पीरियड का इन्फ्लेशन आपको बताएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल 3 का ही रेफरेंस दें, जीडीपी डिफ्लेटर, सुनिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर। अभी हमारा 21 लाख रुपए जीडीपी था नॉमिनल, और रियल 15,70,000। अगर इन्फ्लेशन हुआ है तो याद रखना रियल जीडीपी हमेशा कम आएगा। इससे भी पता चल जाएगा वैल्यू से कि नीचे किसको रखना है। इनटू में 100 परसेंटेज के लिए लगाया है। इसका मतलब है बेस ईयर से लेकर अब तक 33.75% इन्फ्लेशन हो चुका है। इट मीन्स इन्फ्लेशन इज इक्वल टू 33.75% ओवर द ईयर्स। और वो ओवर द ईयर्स कौन से पीरियड की बात हो रही है? बेस ईयर से लेकर करंट ईयर तक। इट इज ऑल्सो यूज्ड, कल पढ़ेंगे इसके बारे में हम, ये क्या लिखवा रहा हूं मैं। इट इज ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर जीडीपी का डिफ्लेटर कभी किसी क्वेश्चन में आपका किसी कैलकुलेशन में 100% से कम आ जाए तो समझना वहां इन्फ्लेशन नहीं हुआ है, वहां डिफ्लेशन हुआ। इट मीन्स देयर इज डिफ्लेशन, दैट इज रिडक्शन इन प्राइस। ये आज के करंट सिनेरियो में एक इमेजिनरी थॉट है डिफ्लेशन होना, रिडक्शन इन प्राइस। क्या सर संभव नहीं है डिफ्लेशन? संभव है, मगर उसके लिए बड़ी एक्सपर्टीज की ज़रूरत है जो नॉमिनल कार्यों से अचीव नहीं की जा सकती। और अगली क्लास में हम आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, वहाँ से शुरुआत करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय 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 बाय।